स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए एक भी क्षण नहीं है। अब आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। जिनकी परीक्षा 30 को है वे और भी सजग होंगे, या जिनकी उसके बाद है वे भी सजग ही होंगे निश्चित तौर पर। यद्यपि यह वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने प्रारंभ से ही, जब से विज्ञापन प्रकाशित हुआ था या विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व से ही, मैं और मेरा चैनल लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। सदैव मैंने प्रयास किया कि आपको क्वालिटेटिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, और मैंने वही प्रोवाइड किया है। मैं अनावश्यक प्रश्नों के साथ उपस्थित होने का प्रयास नहीं करता हूं, मैं उलझाने या बहुत सारे मटेरियल देने का प्रयास नहीं करता हूं। मैंने सिर्फ वही दिया या वही देने का प्रयास किया जिससे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 में 30 प्रश्न मिल जाएं, चाहे वह हमारे ग्रुप के विद्यार्थी रहे हों या यूट्यूब पर जो मैंने बताया उसमें मेरा प्रयास सदैव से पैटर्नों से अवगत कराने का रहा, क्वालिटेटिव क्वेश्चन देने का रहा। यहाँ मैं इस श्रृंखला में एक बार पुनः इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक रह गया है। इधर बीच मैंने देखा कि जो ट्रेंड रहा, जो प्रश्न आने का जो ट्रेंड रहा, खासतौर पर जो जीआईसी का ट्रेंड रहा या आश्रम पद्धति का जो ट्रेंड रहा, यद्यपि उसमें यूपी स्पेशलाइजेशन था तो वहाँ पे तो निश्चित तौर पर उनको प्रश्न देना था, लेकिन कहीं अगर एक आध प्रश्न अगर यूपी स्पेशलाइजेशन से आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना 30 प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिया जाए जिसको एट ए ग्लांस आप देख लें। यद्यपि यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक बार दो बार प्रश्न आए हैं यूपी स्पेशलाइज्ड वे में, तो क्यों ना एक बार इसको देख लिया जाए। 30 प्रश्न है, एक बार एट ए ग्लांस देख लीजिएगा। अगर यूपीएससी में आते हैं सो फार सो गुड, अगर नहीं आते हैं तो जीडीसी में तो निश्चित तौर पर आएंगे, जिसकी की तैयारी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न जो यहाँ पर मैंने रखा है, आपके लिए आपके लिए स्टार्ट क्विज हो गया है, जो कि क्विज के फॉर्म में ही मैंने रखा है। आप अपनी तैयारी को परख कर लीजिएगा। यूपी से मैंने बताया आपको कि हो सकता है कि एक आध प्रश्न आ जाए तो उसको चांस नहीं लेना है, क्योंकि एक प्रश्न की भूमिका आप अवगत हैं उससे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि इधर भी यूपी से बहुत सारे प्रश्न आए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लास्ट में 30 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशलाइजेशन के भी रख लिए जाएं। तो देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय राज्यों में 16.50% जनसंख्या के साथ प्रथम स्थान रखने वाला, एक प्रश्न आपको मिल गया कि कितनी परसेंट जनसंख्या यूपी में पूरे भारत की रहती है, तो वह रहती है 16.50%। और यहाँ पर कह रहा है कि रखने वाला उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। मैं देर नहीं करूंगा क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, तो एक बार सिर्फ एट ए ग्लांस आपको देखना है। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा चौथा। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यूपी एरिया के दृष्टिकोण से चौथा स्थान रखता है। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है पुनः बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इस बात को मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि जब भी कोई पहला होता है तो यह पहला पूरे देश के हिसाब से है, लेकिन यूपी में स्थापित हो रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेडियम फॉर द डिफरेंटली एबल्ड विल बी सेटअप इन द कंट्री, और यह हो रहा है लखनऊ में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लखनऊ में इसकी स्थापना करी जा रही है। शकुंतला मिश्रा दिव्यांग रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने एक बार लिया है डैम से। डैम से भी प्रश्न आते रहे हैं, और यहाँ पर जो डैम को सुमेलित करने की बात मैंने करी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम आपको बता दें कि माता टीला बांध बेतवा बिल्कुल सही है, जबकि ओबरा बांध रिहंद भी सही है। और यहाँ पर कह रहा है मेजा बांध, जो कि मेजा बांध बेलन नदी मिर्जापुर में है, और यह गलत है। तो बेलन यहाँ पर मिर्जापुर मेजा आप देख लीजिएगा। बढ़ेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है
निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी पर बसा हुआ नहीं है? नदियों से प्रश्न आते रहे हैं, चाहे वह नेशनल लेवल पर रहा हो या फिर लोकल लेवल पर रहा हो। तो यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को रखा है, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, लेकिन ये सारी नदियाँ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ देखिए यमुना नदी पर कौन सा यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर यमुना। इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो कालपी है, इटावा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं आगरा है, यह यमुना पर स्थित है। जबकि कन्नौज, जबकि जैसा कि आप जानते हैं कन्नौज गंगा नदी पर स्थित है। कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर, ये सारे जो हैं वो गंगा नदी पर हैं। जबकि मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, ये सारे शहर जो हैं वह यमुना पर स्थित हैं। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे पाँचवें प्रश्न की तरफ। और पाँचवां प्रश्न मैंने संकलित किया है आपके लिए। एक बार जो आज का ट्रेंड है, जो जीआई टैग है, जिसका जो आज का ट्रेंड है, उसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश की प्राप्त जीआई टैग के मुताबिक कौन जिला सही सुमेलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन्ड जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें चिकन क्राफ्ट लखनऊ है और ये काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और टेराकोटा क्राफ्ट जो गोरखपुर का बहुत फेमस है, लेकिन जो गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट है, यह गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट जो है वह यह मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की ना होकर के बल्कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। यही सही जवाब हुआ। और बढ़ चलेंगे हम छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न एक बार थोड़ा ट्राइब से रिलेटेड है और बड़ा ही रिनाउंड प्रश्न है और यह कई बार यह प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो चुका है। इसको ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। तो इसका बड़ा ही साधारण सा आंसर है, थारू जनजाति जो है अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जानी जाती है। और दीपावली को यह जो दीपोत्सव, जो लक्ष्मी पूजा हम लोगों के आदिवासी जो आतिशबाजी का जहाँ चलन होता है, लेकिन यह जो जनजाति है जो थारू, यह दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देखें, यह सुमेलित करने वाला प्रश्न है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है झांसी में है, जबकि लेकिन केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जैसा कि आप जानते हैं यह बरेली में ना होकर के यह बुलंदशहर में ना होकर के बरेली में है। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड है बरेली इज्जतनगर में। तो इसका जो सही जवाब हुआ वह सी हुआ। बढ़ेंगे हम आठवें प्रश्न की तरफ और बहुत तेजी से मैं इसको समाप्त कर रहा हूं क्योंकि आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहता हूं कि एक बार सिर्फ आप इसको अपने स्तर पर देख लें कि अगर कहीं प्रश्न यूपी से आ जाता है स्पेशलाइज्ड वे में तो आप इसको कर लीजिएगा। अब प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आठवां प्रश्न, अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध उस शासक का नाम बताएं जिसने प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत की। बड़ा ही हिस्टोरिकल प्रश्न है, इसको आप देख लें। और यह जो शुरुआत करी कुंभ मेले की किसने, प्रयागराज में। कुंभ जैसा कि आप जानते हैं भारत का प्रसिद्ध 4 शहरों में कुंभ जो लगता है, तो यहाँ पर उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। और इसकी शुरुआत प्रयागराज में किसने करी, तो यह किया था हर्षवर्धन ने। आप अच्छी तरह से जान लें, हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत करी थी। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का चौथा और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो जेवर है जो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। यह पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन उत्तर प्रदेश इज नोन एज द तपस्थली ऑफ 88,000 ऋषिज। और ये है जो सीतापुर लखनऊ मार्ग पर स्थित नैमिषारण्य। नैमिषारण्य इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ चलेंगे। नैमिषारण्य जो कि हिंदू धर्म में नैमिषारण्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह
इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके लिए संकलित किया है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। मैंने कहा है आपसे कि यूपी स्पेशलाइजन आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक आध बार प्रश्न आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों न 30 प्रश्नों को समाहित कर दिया जाए, शायद उसमें से एक प्रश्न आपको मिल जाए और आपकी सफलता, स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित हो सके। मेरा यह प्रयास सदैव से रहा है कि कहीं भी चूकने की स्थिति न हो, जिससे कि आप अपनी सफलता से वंचित हो जाएं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों से लगी हुई उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा, बार बार मेरा प्रयास रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलें। तो यहाँ पर आप देखें, अगर यह प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, तो दिल्ली सहित 9 राज्यों से लगी हुई है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से मैंने शामिल कर लिया कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों से लगी हुई उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगी हुई है। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है वह लगी हुई है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम अगर पूछता है तो वह हिमाचल प्रदेश से। इसको आप अपने जहन में अवश्य रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत के एकमात्र जिले का नाम बताएं। भारत के एकमात्र जिले का नाम बताएं। यू प्लीज कीप इन योर माइंड कि उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत का एकमात्र जिला जिसमें जो 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। 4 राज्यों की सीमाएं। नेम द ओनली डिस्ट्रिक्ट of India located in Uttar Pradesh which touches the boundaries of 4 states। तो यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो यह डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ब्रजमंडल ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस फोक डांसेज? और यह हम आपको बता दें कि यह जो डांसेज है वह है चरकुला। चरकुला जो है वह उत्तर प्रदेश का जो ब्रजमंडल का फोक डांसेज के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और चरकुला नृत्य के संबंध में आपको एक बात बता दें कि इसके रथ के पहिए पर घड़ा रखकर यह नृत्य किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो यूपी की योजनाओं से रिलेटेड है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए लाई गई कन्या सुमंगला योजना। अगर यह पूछना है कि कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की योजना है, तो यह योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत कन्या सुमंगला योजना में 15 साल की अवधि में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो हम आपको बता दें कि यह कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 15 साल की अवधि में 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 14 का भी सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न जो है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत, ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत परियोजना के लागत का 50% राज्य सरकार वह व्यय करेगी, जबकि बाकी 50% किसके द्वारा व्यय किया जाएगा? ध्यान रखें, यहाँ 4 ऑप्शन है। केंद्र सरकार द्वारा, इच्छुक जनता द्वारा, उद्योगपतियों के समूह द्वारा या व्यापार मंडल द्वारा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए, वह इस योजना की लागत का 50% व्यय कर सकता है, और इसके बाद उसको उसके नाम जो योजना है उसका नामकरण उसके नाम पर कर दिया जाएगा। और यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की और अपने कंट्रीब्यूशन के लिए यह पहल की गई है। तो इसका जो आंसर होगा कि मातृभूमि योजना में 50% व्यय सरकार करेगी, और 50% व्यय कौन करेगा? तो वह इच्छुक जनता करेगी। बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ, और 16वां प्रश्न कह रहा है, नवाबों के शहर के रूप में जाने जाने वाला लखनऊ, यानी कि अगर यह पूछता है कि नवाबों का शहर कौन है, लखनऊ आप जानते हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, पता है आपको। लेकिन यह कह रहा है कि यह ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह ऐतिहासिक रूप से
यहाँ जो चार ऑप्शन आपको दृष्टिगत हो रहे हैं वह अवध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अवध क्षेत्र इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए हम चलेंगे 17वें प्रश्न की तरफ, और 17वां प्रश्न जो देखिए यहाँ पर कह रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, तेल शोधनशाला, आपको पता है कि तेल शोधनशाला जो है वह मथुरा में है। कालीन उद्योग यह फेमस है किसके लिए? भदोही के लिए। ताला उद्योग कह रहा है, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि ताला उद्योग जो है वह अलीगढ़ में है, न कि शाहजहाँपुर में। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रखेंगे। संस्थानों से प्रश्न आते रहे हैं, इसलिए मैंने संस्थानों को सम्मिलित किया है। यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। इसको भी आप अपने जेहन में रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुका है कि अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण सिराजे हिंद के नाम से जाना जाने वाला जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का सिराजे हिंद किसके कारण कहा जाता था? तो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण जो शहर की शासकों ने वहाँ पर जिस तरह से उलमाओं और बहुत सारे शैक्षणिक जो डेवलपमेंट किए थे, इसलिए इसको सिराजे हिंद कहा जाता है। और जौनपुर की जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसको आप अपने जहन में रखेंगे। यह प्रश्न अगर आता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की आदि मानव से जुड़े प्रागैतिहासिक काल की आदि मानव से जुड़े चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? तो यह पंचमुखी गुफाएं जो प्राचीन काल से की हैं, बहुत प्राचीन काल की हैं, जो भित्ति चित्र बने हुए हैं चट्टानों और गुफाओं में, या सोनभद्र से लगभग 8 किलोमीटर दूर पंचमुखी महादेव स्थित पहाड़ियों पर चट्टानी और गुफाएं, इस तरह के जो चित्र मिले हैं जिसे कि हम प्रागैतिहासिक काल का मानते हैं। तो सोनभद्र इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे 21वें प्रश्न की तरफ, और 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कानपुर में। साधारण सा इसका कानपुर निश्चित तौर पर आप अपने जहन में रखेंगे। अगला प्रश्न एक बार देखें कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत का बहुत सारे विकलांग विश्वविद्यालय हो चुके होंगे, लेकिन अभी कह रहा है पहला विश्वविद्यालय कौन स्थापित हुआ था जो कि दिव्यांगों के लिए हुआ था? पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय या विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है इसमें से? तो वह है जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी जो चित्रकूट में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। बढ़ चलेंगे 23वें प्रश्न की तरफ, और बहुत जल्दी मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं आपके पास समय कम है और आपकी तैयारी सही दिशा में जानी ही चाहिए। अब आपके पास बहुत बिल्कुल कम समय है। अगर मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर किंचित कहीं भी लगता है, मेरे पास 2500 प्रश्नों की जो बाइलिंगुअल श्रृंखला है, अगर आपको आवश्यकता है उसकी, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी स्वयं से परिपूर्ण है तो उसको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से सफल हों, हम यही चाहेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो यह किया गया था दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, और यह किया गया था बलिया में। बलिया, बागी बलिया जो कहा जाता है, बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण के अंतर्गत है? यानी कि फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कितना भाग है? तो यह है 6.88%। इसको आप अपने जहन में रखिएगा। द स्टेट हैज रिपोर्टेड एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्ड
फॉरेस्ट एरिया 6.88 ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अनुसंधान से प्रश्न आते रहे हैं और यह स्थित है आपका झांसी में। आप इसको अपने जहन में निश्चित तौर पे रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। 80.1% प्रतिशत के साथ सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है वह है गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कहाँ की रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट, कौन सा रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें श्रावस्ती जो है वह यह सबसे अंतिम स्थान रखता है। आप इसको निश्चित तौर पर अपने जहन में रखिएगा। अगले बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है या किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है जो वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में। इसका जो गोरखपुर हुआ वह सही जवाब हुआ। और अब हम आ गए 28वें प्रश्न की तरफ और 28वां प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो चर्चा में भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें निःशुल्क कोचिंग योजना से है। फ्री जो कोचिंग व्यवस्था दी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो प्रोवाइड किया जा रहा है यूपीएससी जी नीट वगैरह के लिए, या यूपी गवर्नमेंट की जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है। तो अगला प्रश्न जो है 29वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ चले हैं और एक बार पुनः आपको बता दें कि कहीं किंचित आपको आवश्यकता महसूस होती है मेरे पीडीएफ की, मेरी जो प्रश्न पत्रों के पीडीएफ की, बाइलिंगुअल पीडीएफ की, तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं बड़ी न्यूनतम राशि पर। आप सफल हों इसको बनाने के दौरान, पूरे प्रश्नों के निर्माण के दौरान प्रारंभ से ही मैंने सावधानी बरती है, फिर भी अगर कहीं कुछ त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ हमें भी इंडिकेट करें और उसको सुधार लें, जिससे कि परीक्षा में गलती ना हो, आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो। हम यही चाहेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। यहाँ पर देखें ओखला पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो ओखला पश्चिम बिहार जो है वह इन चारों जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर इसका सही जवाब है। ओखला पश्चिम बिहार स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। और ये अंतिम प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि निश्चित तौर पर यह आपकी परीक्षा में छपे। तो यह है कि कुछ दिन पूर्व यूनेस्को द्वारा 6 भारतीय सांस्कृतिक स्थलों को संभावित सूची में जगह दी गई, वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में जो जगह दी गई उनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल शामिल है? मैं पहले आपको बता दूं कि जो 6 जगह थे वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है, और दूसरा जो है वह कर्नाटक में है, हाइक बेंगल साइट्स है जो, और तीसरा जो है वह मराठा मिलिट्री ऑफ आर्किटेक्चर है महाराष्ट्र में, चौथा जो आपका है वह नर्मदा वैली जबलपुर में है, 5वां जो है वह टेम्पल ऑफ कांचीपुरम है, जबकि जो छठा, जैसा कि जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह है वाराणसी के घाट्स ऑफ वाराणसी। आप इसको जहन में रखिएगा, जिसको यूनेस्को ने अपने जो संभावित सूची में इसको रखा है। दोस्तों इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। ईश्वरी कृपा से आप सफल हों, आपके सुखद भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ आंसर, और इस तरह से आप भी आंसर सबमिट करें और अपने रिजल्ट को गेन करें। आपको ढेर सारा धन्यवाद एक बार पुनः।